हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, हम फिर लेकर आ चुके हैं एईडीओ का सेट, जिसमें हम लोग जनरल स्टडीज के 100 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोग 4 सेट इसका कर चुके हैं एईडीओ का, और आज हम लोग 5वां सेट शुरू करेंगे। ये एडुटेरिया का है दोस्तों। इसका जीएस जो है बीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिहार दरोगा का एग्जाम होना है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरा देखिए और लास्ट तक रुके रहिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पवन पेटियों पर विचार करें, ठीक है। निम्नलिखित पवन पेटियों पर विचार करें, इनमें से कौन सी दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र पश्चिमी हवाओं से संबंधित है। तो पहला है गरजता चालीसा, दूसरा है चीखता साठा, तीसरा है प्रचंड पचासा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीनों। तीनों जो है दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र पश्चिमी हवाओं से संबंधित है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। इनमें से कौन सा जो है रबी फसल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये तो आसान है, इसका गेहूं हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। और जो है भारत में 3 प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। रबी फसल होता है यह वर्षा ऋतु के बाद शुरू होता है, ठीक है। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में और कटाई जो है मार्च अप्रैल में होती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं जैसे गेहूँ, जौ, दाल और कुछ तिलहन भी उगाए जाते हैं। दूसरा आता है आपका खरीफ फसल। ये जो है जून जुलाई में मानसून के आगमन के साथ शुरू होता है। फसल वर्षा ऋतु में उगती है और कटाई मानसून के लौटने के बाद यानी सितंबर अक्टूबर में होता है दोस्तों, ठीक है। और खरीफ ऋतु में चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास, जूट आदि उगाए जाते हैं, ठीक है। और एक और होता है आपका जायद फसल। यह जो है गर्मियों की फसलें हैं, ठीक है। जो गर्मी में उगाते हैं इसको इसको जो है अप्रैल, मई और जून तक रहती है, ठीक है। ये फसल यानी जायद फसल। और इसमें जो है मुख्य रूप से सब्जियां और फल उत्पादित होता है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित हिमालय पर्वतमालाओं को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध करें, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर सजाना है। तो चलिए सजाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, यानी सबसे पूर्व में जो नामचा बरवा है, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद नंदा देवी, और उसके बाद जो है नंगा पर्वत है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4वां प्रश्न है, ब्लॉसम शावर्स के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जलवायु घटना है। तो ब्लॉसम शावर्स के लिए कौन जलवायु जो है घटना है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा संवहनी वर्षा। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संवहनी वर्षा, ठीक है। और ब्लॉसम शावर जो है दक्षिण भारत में मार्च मई के दौरान मानसून से पहले होने वाली एक महत्वपूर्ण वर्षा है, याद रखिएगा। ये जो है कॉफ़ी के फूलों के खिलने को प्रेरित करती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और चाय के लिए भी फायदेमंद होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है दोस्तों। और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह पूछेगा तो यह भी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ठीक है। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो मुंबई बंदरगाह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वां प्रश्न है, रिक्टर स्केल और मर्करी स्केल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो चलिए विचार करते हैं। पहला कथन है, रिक्टर स्केल मानव संरचनाओं और लोगों पर भूकंप के प्रभाव की तीव्रता को मापता है और यह व्यापारिक अवलोकनों पर आधारित है। दूसरा कथन है, मर्करी स्केल भूकंप मापी यंत्रों द्वारा रिकॉर्ड किए गए भूकंपीय तरंग आयाम के आधार पर भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका आंसर इसमें से जो है दोस्तों क्या छटना है, ऊपर दिए गए कथनों में से गलत कौन है, ठीक है। तो हमको लगता है दोनों कथन जो है दोस्तों गलत है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों कथन जो है दोस्तों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय जलवायु वाला क्षेत्र नहीं है। कौन जो है निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमेजन बेसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करें। और इसमें कह क्या रहा है देख लेते हैं। इसमें बोला है कि ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है, सही छटना है इसमें से। तो पहला कथन है, समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। दूसरा कथन है, चक्रवात निर्माण के लिए कोरियोलिस बल का न होना अनिवार्य है।
तीसरा कथन है सतह पर निम्न दाब क्षेत्र की उपस्थिति होना चाहिए। तो इसमें से कौन जो है दोस्तों सही है? तो इसका जो है पहला कथन और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। दिए गए विकल्पों में भारत में 9 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में भारत में अक्टूबर की गर्मी शब्द का तात्पर्य क्या है? तो उसका तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के दौरान गर्म और आर्द्र मौसम, यही तात्पर्य है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न है, 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? तो इसका हो जाएगा अमेरिका और कनाडा के बीच। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिका और कनाडा के बीच। ठीक है, और भी पूछता है इसमें से, जैसे डुरांड रेखा किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। 49वीं सन्मत रेखा तो हो गया अमेरिका कनाडा के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। और मेजिनोट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच है। और 38वीं समांतर रेखा बोल देगा तो उत्तर और दक्षिणी कोरिया के बीच। ठीक है, और रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है। 24वीं समांतर रेखा ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच है। एक और होता है दोस्तों ओडरनिस रेखा, ये किसके बीच है? यह है जर्मनी और पोलैंड के बीच। ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न है, एक पिंड वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से चलता है क्योंकि क्या होता है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि त्वरण लगातार दिशा बदलते रहता है, यानी त्वरण जो है अपना दिशा लगातार बदलते रहता है। ठीक है, इसलिए स्थिर गति से चलता है वृत्ताकार पथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, एक समांतर सर्किट में 2 बल्ब श्रृंखला की तुलना में अधिक क्यों चमकते हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बिजली की खपत समांतर में अधिक है, इसीलिए आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिजली की खपत जो है समांतर में अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, जब ध्वनि हवा से पानी में प्रवेश करती है तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या परिवर्तन होता है? तो जब ध्वनि जो है हवा से पानी में प्रवेश करेगा तो आवृत्ति समान रहेगा लेकिन तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति समान रहता है और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, तारे चमकते हैं लेकिन ग्रह नहीं चमकते हैं, क्यों नहीं चमकते हैं ग्रह? क्योंकि ग्रह में कोई प्रकाश नहीं होता है। आंसर ऑप्शन हो जाएगा ग्रहों में कोई प्रकाश जो है नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? क्यों नहीं काटती है दोस्तों बताइए आप लोग? क्योंकि प्रत्येक बिंदु की एक ही दिशा होती है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्येक बिंदु की दिशा एक ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में भारहीन क्यों महसूस करते हैं? तो इसका आंसर होगा वे स्टेशनों के साथ मुक्त गिरावट में है, इसीलिए वे स्टेशन के साथ जो है मुक्त गिरावट में है, यानी निर्वात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, रेगिस्तान की रेत दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडी हो जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण है कि रेत की विशिष्ट ताप क्षमता जो है कम होता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेत की विशिष्ट ताप क्षमता कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रश्न है, आयनिक यौगिक केवल पिघले या घुले हुए रूप में ही विद्युत का संचालन करती है, क्यों करती है? क्योंकि आयन चलने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयन जो है चलने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 19वां प्रश्न है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि? तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि नमी ऑक्सीकरण को सक्षम करने वाले आयनों का संचालन करता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नमी जो है ऑक्सीकरण को सक्षम करने वाले आयनों का संचालन करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, एक प्रबल अम्ल का पतला विलयन भी कमजोर संक्षारण प्रभाव क्यों दिखाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा सक्रिय H+ सांद्रता कम हो जाती है, इसीलिए आंसर हो गया सक्रिय H+ सांद्रता जो है कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, बाएं से दाएं आवर्त में परमाणु त्रिज्या छोटी क्यों होती है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा परमाणु आवेश जो है बढ़ता है, इसीलिए आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परमाणु आवेश बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, दूध एक सजातीय मिश्रण जैसा दिखाई देता है लेकिन
22वां प्रश्न है, दूध एक सजातीय मिश्रण जैसा दिखाई देता है लेकिन यह वास्तविक विलयन नहीं है, क्योंकि? तो क्यों नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वसा के कण जो है निलंबित रहते हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा दोस्तों, वसा के कण क्या होते हैं? निलंबित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ दिक्कत है, या किसी और सेट का अगर चाहते हैं प्रैक्टिस सेट जिसका हम डिस्कशन करवाएं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन को सबसे अधिक प्रबलता से कौन प्रमाणित करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है नया पदार्थ बनता है। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन को सबसे अधिक प्रबलता से कौन प्रमाणित करता है? क्योंकि नया पदार्थ बनता है यही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां प्रश्न है, धातु क्रियाविधि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो धातु क्रियाविधि जो है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो ये करती है इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता पर। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 25वां प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को केवल ऊर्जा उत्पादक के बजाय ऊर्जा मुद्रा जनरेटर क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के ऊर्जा उत्पादक के बजाय ऊर्जा मुद्रा जनरेटर क्यों कहा जाता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका होगा क्योंकि वे एटीपी बनाते हैं। आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, क्योंकि वे जो है एटीपी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां प्रश्न है इसके बाद। 26वां प्रश्न है, 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन? ये जो है जल से प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जल से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संतानें माता पिता से, क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 27 नंबर, संतानें माता पिता से मिलती जुलती क्यों होती है लेकिन कभी भी एक जैसी नहीं होती, क्लोन को छोड़कर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जीन अलग होते हैं और पुनः संयोजित होते हैं इसीलिए। ठीक है, क्वेश्चन था संतानें माता पिता से मिलते जुलती क्यों होती है लेकिन कभी भी एक जैसी नहीं होती, तो इसका आंसर है जीन अलग होते हैं और पुनः संयोजित होते हैं इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा क्यों उत्पन्न करता है? बताइए, अवायवीय श्वसन जो है कम ऊर्जा क्यों उत्पन्न करता है? क्योंकि ग्लूकोज जो है आंशिक रूप से टूट जाता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लूकोज जो है आंशिक रूप से टूट जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। 29वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण दक्षता ऊपर की ओर कम हो जाती है, क्यों कम होता है? क्योंकि गर्मी के रूप में ऊर्जा नष्ट हो जाती है इसीलिए। आंसर ऑप्शन बी हो गया, गर्मी के रूप में ऊर्जा नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां प्रश्न है, कौन सी विशिष्ट विशेषता बीजों को बीजाणुओं की तुलना में दीर्घकालिक अस्तित्व में अधिक प्रभावी होने की अनुमति देता है? तो इसका हो जाएगा संग्रहित खाद्य भंडार। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संग्रहित खाद्य भंडार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, वह कौन सा ऐतिहासिक अभिलेख है जो मध्य भारत में भागवत धर्म या वैष्णव संप्रदाय के प्रचलन और उसकी महत्ता का सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा गरुड़ स्तंभ लेख। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गरुड़ स्तंभ लेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की मूर्ति का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगरों द्वारा किस प्राचीन और विशिष्ट तकनीक का उपयोग करके किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? द्रव्यमान विधि के द्वारा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, द्रव्यमान विधि के द्वारा। ठीक है, नर्तक की मूर्ति का निर्माण जो है द्रव्यमान विधि से किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर, भारतीय समाज सुधार आंदोलन के जनक राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस महत्वपूर्ण शहरों में की गई थी? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? कलकत्ता हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, यह टिप्पणी किसने की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं में एक असंगति है परंतु यह उस विशाल व्यवस्था का हिस्सा है जहाँ सब कुछ ही असंगत है? ये जो है किसने बोला था? तो ये बोला था आपका, आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले बोला था ये सब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना जो है अश्विनी कुमार दत्त किए थे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था ये भी पूछ सकता है, तो जो है 1905 में किया गया था बांग्लादेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर निम्न में से किसने कहा था कि यह निठुर बर्बादी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोले थे। ठीक है, आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं। एक तरफ क्या है, विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, और दूसरी तरफ संबंधित केंद्र, यानी चलिए मिलाते हैं इसको। खान बहादुर खान, ये कहाँ से संबंधित थे, तो ये जो है बरेली का नेतृत्व किए थे। ठीक है, जय दयाल व हरदयाल, ये किसका किए थे, ये किए थे कोटा का। और राधा कृष्ण दंड सेना, ये किसका किए थे, ये गंजाम का किए थे। और सुरेंद्र साई जो है संबलपुर से किए थे, यानी मिलाया हुआ सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जगह भी जान लेते हैं, जैसे बरेली का कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और कोटा राजस्थान में है। गंजाम पूछेगा तो उड़ीसा में है। और संबलपुर भी उड़ीसा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों की वह राजस्व नीति जिसके तहत किसान स्वयं भूमि के मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रैयतवाड़ी प्रथा। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है, इसको कौन मुख्य रूप से शुरू किया था, तो मुख्य रूप से थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने विकसित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह जो है कहाँ लागू किया गया था, ये भी पूछ सकता है। तो यह मुख्य रूप से मद्रास, बॉम्बे और असम के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। और लगभग जो है 51% ब्रिटिश भारत पर यह लागू था रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा दोस्तों। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित ऐतिहासिक कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को निर्णायक रूप से पराजित किया था। और ठीक है, तो पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है, तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के दौरान मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई थी। तीसरा कथन है, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण उनके सेनापति मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों के साथ मिलकर किया गया षड्यंत्र था। तो इसमें छटना उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है, यानी इसका सही कथन छटना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल तीसरा कथन जो है दोस्तों सही है, बाकी दोनों कथन गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, केवल 3 जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी मिलान करने वाला है। एक तरफ वेद है और एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं वेद और ब्राह्मण ग्रंथ को। तो ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, तो इसमें है ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी। इसका ठीक है दोस्तों, एक याद रखना है, ए से ऐत्रेय हो जाएगा और क से कौशितकी हो जाएगा। ठीक है, और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो इसका है शतपथ और तैत्तरीय। ठीक है, यजुर्वेद का है शतपथ और तैत्तरीय। सामवेद का कौन है, तो सामवेद का है पंचविश और अथर्ववेद का गोपथ है। ठीक है, मिला लीजिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वह अभिलेख जिसमें भारतीय वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नतस्य यानी अश्विन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है और जो मध्य एशिया तथा भारत आर्यों के संपर्क को दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोजाग कोई में। आंसर ऑप्शन हो जाएगा बोजाग कोई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है। गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है, तो पहला है विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम एवं कालिदास की अनेक साहित्य रचनाएं, सही है। अभिलेखों, सिक्कों और स्मारकों आदि पुरातत्विक स्रोत से, ये भी सही है। फाहियान तथा व्यंज संज्ञातियों के विवरण से, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, उपयुक्त में से सभी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर प्रश्न है, निम्न इतिहासकारों में से किसने ताज उल मासीर की रचना की थी। तो ताज उल मासीर की रचना कौन किया था इसमें से, बताइए। इसमें किया था हसन निजामी। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, हसन निजामी किया था। ठीक है, इसामी के प्रमुख रचना कौन है, फुतुह सतालीन। ठीक है, और अल बरूनी की प्रमुख रचना किताबुल हिंद है। अमीर खुसरो के प्रमुख रचना ख्वाजुल फतुह या तुगलकनामा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
44 नंबर आपका प्रश्न। 44 प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें क्या है, उपयुक्त में से सही कथन चुनना है। ठीक है, उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है? तो पहला कथन है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खनकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। ये कथन दोस्तों गलत है। दूसरा कथन है, लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग हुआ है। ये भी कथन जो है दोस्तों गलत है। ठीक है, तो बुलंद दरवाजा क्या है, लाल और पीले बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है, हालांकि इसमें सफ़ेद संगमरमर का उपयोग सजावट के लिए हुआ है, लेकिन यह मुख्य निर्माण सामग्री नहीं है। इसमें मुख्य रूप से आपका लाल और पीले बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। ठीक है, और इमामबाड़ा और इसमें क्या है, रूमी दरवाजा में यह है आपका, इसमें पत्थर या संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, यही इमारतें जो है मुख्य रूप से ईंट और चूना के प्लास्टर से बनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? यानी दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खिलजी वंश जो है सबसे कम समय तक शासन किया है। यहीं से आता है कि सबसे ज़्यादा समय तक कौन शासन किया, ऐसे पूछ देगा तो आंसर होगा तुगलक वंश। ठीक है, ऑप्शन बी से जो होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है दोस्तों लगभग 94 वर्ष समय तक शासन किया है। वहीं गुलाम वंश 84 वर्ष तक, खिलजी वंश जो है 30 वर्ष ही शासन कर पाया था, और सैयद वंश जो है दोस्तों 37 वर्ष शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46वां प्रश्न है, यह किसने कहा था कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है? यदि हमारे साम्राज्य का कोई अन्य राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। ये कथन किसका है दोस्तों, बताइए। ये कथन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है। ठीक है, एक और इसका कथन है कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अपने कब्जे में रखेंगे। ये भी कथन जो है दोस्तों लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे डुरान रेखा का निर्धारण किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लैंसडाउन के कार्यकाल में निर्माण हुआ था इसका। और प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा जो है, कुका आंदोलन, ये सब जो है नॉर्थब्रुक के काल में हुआ था। और भूटान युद्ध और अफगानिस्तान के प्रति संतान निष्क्रियता नीति जो है लॉर्ड जॉन लॉरेंस के काल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47वां प्रश्न है, 1854 के वुड घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश इस घोषणा पत्र में शामिल नहीं थी? तो इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी ये जो है सिफारिश डी नंबर शामिल नहीं थी। बाकी शामिल देख लेते हैं कौन कौन शामिल था। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना शामिल था। उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को अपनाना और साथ ही देसी भाषाओं को भी सभी स्तरों पर प्रोत्साहन देना, ये भी शामिल था। और एक और आपका पहला कथन है वो क्या है, यह है प्रत्येक प्रांत में एक पृथक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करना, यह भी शामिल था। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये इसमें जो है कथन सही कथन छँटना है। पूर्व कथनों में से कौन सा जो कथन जो है सही है? तो ठीक है, तो चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है, अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में एक प्रबल आंदोलन था। दूसरा कथन है, 1864 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने हिंदी व उर्दू की प्रसिद्ध पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तीसरा कथन है, सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका भी लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 और 3 जो है सही है, यानी केवल दूसरा कथन और तीसरा कथन जो है सही है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और पहला कथन जो है दोस्तों गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49वां प्रश्न है, 49वां प्रश्न है, निम्न में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए? तो इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जैसे बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, और बक्सर के युद्ध में जो है दोस्तों मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों मिलकर लड़े थे अंग्रेजी सेना के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें भी है दोस्तों सही कथन छाटना है। तो पहला कथन है, यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा गढ़ा था, सही है।
दूसरा कथन है बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता मूल रूप से लिखी थी, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस स्रोत का प्रस्तावना पर प्रभाव पड़ा, किस स्रोत का जो है प्रस्तावना पर प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर होगा उपयुक्त दिए गए सभी। पहला यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इसका भी, आईडी संविधान का भी और यूएस संविधान का भी। आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो बोलने की स्वतंत्रता जो है एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है। बाकी समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 39 के डी में है, ठीक है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना एक किस अनुच्छेद में है, ये है अनुच्छेद 43 में। और कौन है पर्यावरण की सुरक्षा, ये जो है दोस्तों किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 48 के ए में है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा अनिवार्य प्रावधान है, यानी इन कथनों में से कौन सा जो है अनिवार्य प्रावधान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा केवल 1, 2 और 4, यानी महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, राज्य चुनाव आयोग और पंचायतों के लिए वित्त आयोग, यानी 1, 2, 4 जो है ये सब अनिवार्य प्रावधान है, ठीक है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही कथन है, ठीक है। इसमें सही कथन छटना है 54 नंबर में, ठीक है। पहला कथन है लोकसभा की अधिकतम संख्या संविधान द्वारा ही तय की गई है। दूसरा कथन है राष्ट्रपति लोकसभा के उसके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी भंग कर सकते हैं। तीसरा कथन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का सामान्य कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन कथन 2 और 3 जो है सही है। आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कथन 2 और 3 सही है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, पहला कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही कथन है, इसमें जो है सही कथन छाटना है। तो पहला कथन है वह राज्यसभा के प्रधान सभापति होता है, ये कथन सही है। दूसरा है वह संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ये कथन गलत है दोस्तों। तीसरा कथन है वह राज्यसभा में केवल टाई होने की स्थिति में ही वोट दे सकते हैं, ये कथन भी सही है, ठीक है। तो इसके कथन में 1 और 3 सही है, दूसरा कथन गलत है। तो दूसरा कथन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, यानी इसमें से गलत कथन छाटना है। तो पहला कथन है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उनके पास विदेश मामलों का पोर्टफोलियो भी था, तो आंसर ऑप्शन ये सही कथन है। दूसरा कथन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, ये भी सही है। तीसरा कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, ये कथन है दोस्तों गलत है। चौथा कथन है राजेंद्र प्रसाद पहले खाद्य और कृषि मंत्री थे, ये कथन सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल तीसरा कथन जो है दोस्तों गलत है, गलत कथन नहीं छाटना था, तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। भारत के पहले रक्षा मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो कौन थे सबसे पहले रक्षा मंत्री, तो वो थे आपका बलदेव सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 57वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही कथन है, ठीक है। इसमें सही कथन छाटना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 1 और 3 जो है सही है, यानी मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, सही है। और शुरू में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, ये भी सही है। और वे यूएसए के संविधान से प्रेरित है, यह कथन जो है दोस्तों गलत है। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से प्रेरित है और मूल अधिकार बोलेगा तो वो है यूएसए के संविधान से प्रेरित है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, सीएजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही कथन है, इसमें भी सही कथन छाटना है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। वह 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पद पर रहता है, जो भी पहले हो पद पर रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन पहला कथन सही हो गया।
दूसरा कथन है उसका वेतन और शर्तें सेवा शर्तें भारत की संचित निधि पर भारित होती है, ये भी सही है। तीसरा कथन है उसे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, यह कथन जो है तो गलत है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई है? सही उत्तर चुने, यानी इनमें से कौन सा विशेषता जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया है, ठीक है। कानून का शासन ये भी लिया गया है। लिखित संविधान ये नहीं लिया गया है। कैबिनेट प्रणाली ये भी लिया गया है, ठीक है। तो लिखित संविधान किस देश से लिया गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1, 2 और 4 जो है सही है। आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो पहला सही तो चुना है इसमें से। तो पहला कथन है यदि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर देता है तो ठीक है बुला सकते हैं। यदि राज्यसभा 6 महीने के भीतर विधेयक पारित नहीं करती है तो भी बुला सकते हैं। यदि किसी विधेयक में संशोधन पर असहमति हो तो भी बुला सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया तीनों जो है सही है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और संयुक्त अधिवेशन जो है किस अनुच्छेद में है? संयुक्त बैठक यह है अनुच्छेद 108 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो यह है राज्य के स्वामित्व में रहता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। आंसर ऑप्शन हो जाएगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो पूंजी निर्माण जो है कुल बचत पर निर्भर करता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कुल बचत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, इस समय भारत में निम्न में से कौन सा विनिमय दर अपनाई जा रही है? तो भारत में जो है प्रतिबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर अपनाया गया है। आंसर ऑप्शन हो जाएगा प्रतिबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मांग के नियम अनुसार मांग नियम के अनुसार क्या इसका सही हो जाएगा? यह हो जाएगा मांग नियम के अनुसार जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ जाती है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जब कीमत गिरती है तो मांग जो है बढ़ जाता है दोस्तों। 66 नंबर प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? तो विदेशी ऋण कितना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 711.8 बिलियन डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 नंबर प्रश्न है, बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा जो है 5 लाख किया गया है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 68 नंबर प्रश्न है, नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना जो है ये सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा सहकारिता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 69 नंबर प्रश्न है, बिहार की देशांतरीय सीमा किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट के बीच, ठीक है, देशांतरीय विस्तार है। और यहीं पे अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ के बीच, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, अजात शत्रु मगध के किस राजवंश से संबंधित है? तो यह है हर्यक वंश से संबंधित है। आंसर ऑप्शन हो जाएगा हर्यक वंश से। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो है बिंबिसार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं है? तो जैन धर्म के 3 रत्न में कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? साम्यक तपस, ठीक है, साम्यक तपस जो है शामिल नहीं है। बाकी साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक चरित्र तीनों शामिल है, लेकिन साम्यक तपस शामिल नहीं है, ठीक है। और जैन धर्म के 5 महाव्रत है, प्रतिज्ञा है, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है, किस पाल शासक ने उत्तरपथ स्वामी यानी उत्तरी क्षेत्र का स्वामी की उपाधि धारण किया? तो ये कौन किया था? धर्मपाल किया था। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा धर्मपाल, ठीक है। पाल राजवंश की स्थापना गोपाल ने किया था 750 ईस्वी में, ये भी याद रखिए। और पाल वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल को ही माना जाता है। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 73 नंबर प्रश्न है,
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में भेजा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल में भेजा गया था। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बांकीपुर जेल में। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी जो है करो या मरो का नारा दिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74वां प्रश्न है, लाल बकेया, लखनदेई और मनोहरा किस नदी की सहायक नदियां है? तो ये जो है बागमती की सहायक नदी है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बागमती की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचीवार और सूची को मिलाना है। एक तरफ है मौर्यकालिक अधिकारी और उसका कार्य है एक तरफ। ठीक है, तो सीता अध्यक्ष कौन थे? तो सीता अध्यक्ष दोस्तों कृषि अधीक्षक को सीता अध्यक्ष बोला जाता था। तो ये तीसरा से मिल जाएगा। और सेनापति किससे मिलेगा? सेना प्रमुख को सेनापति बोलते थे। और समाहर्ता जो है राजस्व विभाग के प्रमुख को समाहर्ता बोलते थे। दूसरा से मिल जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसमें भी आता था आपका पन्याध्यक्ष जो वाणिज्य विभाग के प्रमुख कहलाता था, अष्टपटलाध्यक्ष जो महालेखाकार कहलाता था, और सन्निधाता जो राजकोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, याद रखिएगा ये सब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 76 नंबर प्रश्न है, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों के संबंध में विचार करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर चुनना है तो 2 और 4 जो है सही है। यानी सोन नदी फल्गु नदी के पश्चिम में प्रवाहित होती है, सही है। और निरंजना नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है, सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? देख लेते हैं ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4 जो है सही है। 77 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार राज्य की चौहद्दी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें भी सही उत्तर चुनना है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 2 और 3। तो देख लेते हैं 2 और 3 में क्या है। उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं, सही है। और झारखंड से बिहार के 8 जिले साझा करते हैं सीमा, ये भी सही है। 2 और 3 जो है दोस्तों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नेपाल से कितना जिला सटता है? 7 जिला सटता है नेपाल से। और बंगाल से बोलेगा तो बंगाल से जो है दोस्तों कितना सीमा साझा करता है? 3 जिला जो है सीमा साझा करता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न है, गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में नदी के बीच में रेत के जमाव से बनने वाली विशेष आकृति को क्या कहा जाता था? क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दियारा प्रदेश। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दियारा प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 3 फरवरी 1916 को हुआ था। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3 फरवरी 1916 को। ठीक है, और इसका शिलान्यास पूछ देगा तो यह 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80वां प्रश्न है, महाधिवक्ता के संबंध में सही कौन सा है? तो इसमें भी सही चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, केवल एक जो है सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है, यही सिर्फ सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, केवल एक जो है कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? अप्रैल दिसंबर का है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 4.9%। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4.9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 2024 तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? 15.8% की। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 15.8% की वृद्धि हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार ने निम्न में से किसे बिहार का आइकन यानी फेस नियुक्त किया है जिसका उद्देश्य राज्य के जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना है? तो इसका आंसर होगा नीतू चंद्रा का। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नीतू चंद्रा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 2025 को आम जनता के लिए पटना मेट्रो की शुरुआत हुई। इस मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को किया था? तो ये जो है 6 अक्टूबर 2025 को किए थे। आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 6 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर होगा इसके बाद। 85 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार ने हाल ही में 3 नए डेयरी प्लांट की स्थापना की घोषणा की है जिसका प्रतिदिन दूध प्रोसेसिंग क्षमता जो है 5 लाख लीटर होगी। और ये प्लांट किन किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे?
तो ये किए जाएंगे गया, दरभंगा और गोपालगंज में। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गया, दरभंगा और गोपालगंज में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वैसे दरभंगा में जो है 2 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता होगा दूध का, और इसमें जो है, और है गया में जो है 2 लाख लीटर, और गोपालगंज में 1 लाख लीटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न है, दक्कन संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाला 5 दिवसीय दक्कन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो दक्कन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार अभियान शुरू किया है? तो ये कौन सा देश शुरू किया है दोस्तों? भारत ही शुरू किया है। आंसर ऑप्शन हो जाएगा, भारत किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय आयुष मिशन नाम और क्षमता निर्माण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 99.3 साक्षरता दर के साथ अपने राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो ये कौन किया है? हिमाचल प्रदेश। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और थीम भी पूछ लेता है दोस्तों, तो थीम भी याद रखिए। इसका थीम था डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MS स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये कौन किया है? महाराष्ट्र सरकार। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार किया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 91वां प्रश्न है, डबल ओलंपिक चैंपियन लौरा डहलमियर का निम्न में से किस चोटी पर चढ़ाई करते हुए गिरने के कारण निधन हो गया है? तो वह लैला पीक पर। ठीक है, लैला पीक पर चढ़ाई करने के दौरान वो गिरकर निधन हो गया उनका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पर चर्चा ने कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये कितने लोगों का रजिस्टर हुआ है? इसमें 3.53 करोड़। आंसर ऑप्शन हो जाएगा 3.53 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 93वां प्रश्न है, हाल ही में DRDO द्वारा किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है BM-04 का। आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, BM-04 का अनावरण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 94वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया है? ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य होगा। तो वो है असम। आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, असम, जो असम सैट का लॉन्च किया है, असम सैट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सभी गर्भवती महिलाओं को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है? तो ये कौन सरकार किया है? ये किया है आपका हरियाणा सरकार। आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा दोस्तों, हरियाणा सरकार। ठीक है, नेक्स्ट है, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने निम्न में से किस जिले को असम की दूसरी राजधानी विकसित करने की घोषणा किया है? तो ये किया है डिब्रूगढ़ को। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डिब्रूगढ़ को। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस खोज के लिए जॉन क्लार्क, माइकल S डेवर्ट तथा जॉन M मार्टिनिस को प्रदान किया गया है? तो किस चीज़ के खोज किए थे? ये सभी जो है दोस्तों माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनल की खोज किए थे। ठीक है, इसलिए इनको दिया गया। नाम क्या क्या है याद रखिए, एक बार रिवीजन मार देते हैं। जॉन क्लार्क, माइकल S डेवर्ट और जॉन M मार्टिनिस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 98वां प्रश्न। 98वां प्रश्न है, 25 सितंबर 2025 को शुरू हुए विश्व खाद्य भारत में फोकस देश के रूप में निम्न में से किस देश को चुना गया है? तो फोकस देश के रूप में कौन था? तो था रूस, वियतनाम और जापान, तीनों। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा, रूस, जापान और वियतनाम। ठीक है, और UAE को भी किया गया था 4 देश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक स्तर पर STEM यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा की शुरुआत किया है? तो के वीजा कौन शुरू किया है? चाइना शुरू किया है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार डॉक्टर SL थेरप्पा का हाल ही में निधन हो गया है? तो उनके प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यास कौन सा है? तो ये जो है, इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण मिला था। आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा दोस्तों, पद्म भूषण। ठीक है,
तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।